Twitter, social media, Instagram saying just dial the hype down. सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं चमन मिश्रा, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव और प्रदीप गुप्ता जैसे लोग सेफोलॉजिस्ट हैं या फिर तुक्काबाज। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात करते हैं। तमिलनाडु के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर पीके की डिजिटल आर्मी एक बार फिर से किशोर को महान बनाने में लगी है कि अरे देखो, पीके ने विजय को चुनाव जितवा दिया, कि अरे देखो, पीके ने ऐलान किया था कि हम डीएमके को हराएंगे, कि अरे देखो, पीके कितना बड़ा किंग मेकर है। सच में बिहार चुनाव में 238 सीटों पर लड़कर 236 पर अपनी पार्टी की जमानत जब्त करवा लेने वाले प्रशांत किशोर किंग मेकर हैं, फिर खुद किंग क्यों नहीं बन गए? विजय को किशोर ने जिताया है, खुद क्यों नहीं जीत गए? दोस्तों, 2014 के बाद से प्रोपेगेंडा मशीनरी के थ्रू प्रशांत किशोर को लगातार हीरो बनाने का प्रयास किया गया है। पीके की आईटी सेल ने और मीडिया के संपादकों, पत्रकारों, एंकरों से उनके संबंधों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अब एक बार फिर वही प्रोपेगेंडा घूम रहा है कि पीके तो चाणक्य हैं, पीके तो ये हैं, पीके तो वो हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पीके ने कितने चुनाव हारे हैं? आइए हम बताते हैं कि वास्तव में प्रशांत किशोर, द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के मिथ की सच्चाई क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में पीके ने बीजेपी के लिए कैंपेन किया था। बीजेपी जीती, लेकिन सच बताइए, इसमें पीके का क्या योगदान था? कुछ भी नहीं, मतलब नील बट्टे सन्नाटा। पीके ना होते तब भी बीजेपी चुनाव जीतती, क्योंकि पीएम मोदी थे। 2019 और 2024 का चुनाव इस बात पर मोहर लगाता है। इन चुनावों में पीके बीजेपी के साथ नहीं थे, फिर भी बीजेपी चुनाव जीती और पहले से ज्यादा सीटों के साथ जीती। मतलब यह है कि किशोर का कोई योगदान नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि वे जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाने की जुगत बना लेते हैं। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार लालू के साथ गए तो यह तय था कि महागठबंधन चुनाव जीतेगा। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए और खुद उस जीत का क्रेडिट खा लिया। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लगभग तय थे, क्योंकि पंजाब में कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में पीके कांग्रेस के साथ जुड़ गए और क्रेडिट खा लिया। 2019 में आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ। लोग परिवर्तन चाहते थे, जगनमोहन रेड्डी की तब पॉपुलैरिटी भी थी। ऐसे में किशोर वाईएसआरसीपी के साथ जुड़ गए और जीत का जमकर क्रेडिट खाया। इस तरह से उन्होंने बार बार उन दलों को चुना जिनके जीतने की संभावना पहले से थी। तमिलनाडु के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव का भी उदाहरण ले लीजिए। टीवीके जीत सकती है, विजय के स्टारडम पर वोट पड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना थी। पीके उसके साथ जुड़ गए और अब उस जीत का क्रेडिट भी खाने पर लगे। दोस्तों, ध्यान से समझिए, पीके ने इन सभी चुनावों का क्रेडिट खुद लिया। अपनी आईटी सेल से, अपने मीडिया के मित्रों से खुद को बार बार क्रेडिट दिलवाया, जिससे कि प्रशांत किशोर, द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का मिथ क्रिएट किया जा सके। मजे की बात यह है कि ऐसा करने के दौरान उन आंकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया गया जहां पीके और उनकी आईपैक बुरी तरह से चुनाव हारी थी। 2017 में यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कैंपेन प्रशांत किशोर ने किया था। वे यूपी के दो लड़के का स्लोगन लेकर आए। दोनों पार्टियां बुरी तरह से चुनाव हार गईं। किसने हराया? प्रशांत किशोर ने। कहीं चर्चा हुई? नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आईपैक और पीके ने टीएमसी के लिए प्रचार किया। गोवा में टीएमसी का खाता तक नहीं खुल पाया। किसने हराया? प्रशांत किशोर ने। कहीं चर्चा हुई? नहीं। 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव वाईएसआरसीपी निपट गई। किसने निपटाया? प्रशांत किशोर ने। कहीं बात हुई? नहीं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई। कैंपेन कौन कर रहा था? आईपैक। किसने हराया? प्रशांत किशोर ने। कहीं डिस्कशन हुआ? नहीं। दोस्तों, इससे एक बात साफ है कि प्रशांत किशोर ने उन दलों को चुना जिनके जीतने की संभावना थी। जीतने पर आईटी सेल से खुद को किंग मेकर घोषित कराया, सफोलॉजिस्ट घोषित कराया, महान घोषित कराया और चुपके से उन चुनावों को किनारे करा दिया जिसमें उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उन पर चर्चा तक नहीं हुई, बात तक नहीं हुई। तो आंकड़ों के अनुसार प्रशांत किशोर किंग मेकर नहीं, सफोलॉजिस्ट नहीं, चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि सिर्फ तुक्काबाज हैं। जैसे सोशल मीडिया पर बहुत से लोग होते हैं जो बात बात पर कह देते हैं कि हमने तो पहले ही बताया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। जरा योगेंद्र यादव की बात करते हैं। बात करें उससे पहले आप योगेंद्र यादव का ये वीडियो देखिए। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा? मैंने कहा जी, इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले, भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। देखा आपने, सलीम उर्फ योगेंद्र यादव अपने आप को पुराना सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। पूरा वामपंथी कुनवा उनकी सेफोलॉजी पर आहें भरता है। तो इन सेफोलॉजिस्ट महोदय ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस की सुनामी चल रही है। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। इससे पहले भी योगेंद्र यादव ने कई बार कई राज्यों के चुनावों की भविष्यवाणी की और हर बार पूरी तरह से उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर भी योगेंद्र यादव ने कहा कि टीएमसी का जीतना तय है। नतीजे आप सभी के सामने है।
टीएमसी की ऐतिहासिक हार हुई है। दोस्तों, योगेंद्र यादव की गलत भविष्यवाणियों का तो एक पूरा डोजियर मौजूद है। 2014 के बाद लगभग सभी चुनावों में उन्होंने भविष्यवाणियां की और लगभग सभी गलत निकली। 2014 में उन्होंने कहा कि बीजेपी जीत सकती है लेकिन पूर्ण बहुमत मुश्किल है। नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में योगेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है लेकिन कोई लहर नहीं है। नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली। 2019 के लोकसभा का चुनाव याद कीजिए। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी की सीटें घट जाएंगी। नतीजों में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 2022 के यूपी विधानसभा का चुनाव भी याद करिए। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। नतीजों में बीजेपी आराम से बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। इसका अर्थ यह है कि प्रशांत किशोर की तरह योगेंद्र यादव कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं बल्कि तुक्काबाज हैं। प्रशांत किशोर योगेंद्र यादव के बाद अब आते हैं प्रदीप गुप्ता पर। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में प्रदीप गुप्ता ने क्लेम किया कि वे पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल नहीं दे सकते क्योंकि 100 में से 70 लोग कुछ बोल नहीं रहे, चुप हैं। ऐसा खुद प्रदीप गुप्ता ने मीडिया को बताया कि 70% लोग साइलेंट हैं। सवाल यह है कि अगर 70% साइलेंट हैं तो क्या यह अपने आप में एक इंडिकेशन नहीं है कि वे 70% लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं? इसका अर्थ यह है कि उन 70% लोगों ने बीजेपी को वोट किया होगा। दोस्तों, बहुत आसानी से समझिए। बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने ऐसा माहौल बना रखा था कि लोग बोल नहीं रहे थे, चुप थे। जब प्रदीप गुप्ता की पोल करने वाली कंपनी सर्वे, जो कि उनकी कंपनी का नाम एक्सिस माई इंडिया है, वो लोगों के पास पहुंची, मतदाताओं के पास पहुंची और उसने पूछा कि किसे वोट दिया, तो 70% लोगों ने कुछ नहीं बोला। इसका अर्थ साफ है कि 70% लोग जो कि चुप थे, जो बोल नहीं रहे थे, उन्होंने बीजेपी को वोट किया था। सवाल यह भी है कि क्या वे कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं किया? जी हां दोस्तों, पिछले कुछ चुनावों में यह दिखाई देता है कि प्रदीप गुप्ता कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वे एग्जिट पोल के दौरान मीडिया में छाए रहें। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके एग्जिट पोल के आसपास नतीजे आए तो वे स्टूडियो में ही राजदीप सरदेसाई के साथ डांस करने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल गलत साबित हुआ तो वे टीवी पर ही रोने लगे और इस बार बंगाल का एग्जिट पोल न देकर वे फिर से खबरों में बने रहे। कहने का अर्थ यह है कि जब उनका तुक्का लगा तो नाचने लगे, तुक्का नहीं लगा तो रोने लगे, तुक्का भी नहीं लगा पाए तो एग्जिट पोल ही नहीं निकाला। तो मित्रों, प्रदीप गुप्ता भी कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं बल्कि तुक्काबाज हैं। दोस्तों, आंकड़ों से, तथ्यों से हमने ये समझ लिया कि प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव और प्रदीप गुप्ता कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं बल्कि तुक्काबाज हैं और इन जैसे तमाम सेफोलॉजिस्ट जो बने घूम रहे हैं वो सब के सब तुक्काबाज हैं। चाहे आदेश रावल हो, प्रणय रॉय हो, CSTS वाले संजय कुमार हो या फिर कोई और हो, ये सब के सब तुक्काबाज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेफोलॉजी साइंटिफिक स्टडी मांगती है, रिसर्च मांगती है, रॉ मटेरियल मांगती है, जमीन पर लंबे समय तक काम मांगती है, बहुत बड़ा सैंपल लेना होता है। लेकिन हमारे देश के ये कथित सेफोलॉजिस्ट एसी में बैठे बैठे तुक्का मारते रहते हैं और उसी को अपना एग्जिट पोल बता देते हैं। खैर, प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव और प्रदीप गुप्ता को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।